चलिए, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर बेटे है ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ये सदिश का प्रथम लेक्चर जो है वो है इंट्रोडक्शन है बेटे, कि वेक्टर जो है क्या होता है, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस टाइप से उनका अलजबरा होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, वेक्टर्स सदिश, है ना, वेक्टर या वेक्टर्स सदिश। देखो भाई, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ टू टाइप्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ हैं, वो दो प्रकार की होती है ना। हिंदी वाले लिखते जाइए, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा, केवल यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। वो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। नंबर वन है ना, स्केलर क्वांटिटीज अदिश, एंड नंबर टू वेक्टर क्वांटिटीज सदिश। स्केलर्स क्या होते हैं बेटे और वेक्टर्स क्या होते हैं, अब इसको हम डिटेल में देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। वे राशियाँ जिनमें दिशा और मापांक दोनों होता है, वे कहलाती है सदिश राशियाँ, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटे, वेलोसिटी वेग, है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्सीलरेशन त्वरण, है ना, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनमें डायरेक्शन भी होता है। एंड दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। और ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल मापांक होता है, दिशा नहीं होती है, उसको हम कहेंगे, उसे हम कहेंगे अदिश राशियाँ, है ना। तो अदिश राशियों में हमें क्या है भैया, इसमें केवल और केवल क्या रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, किया गया कार्य, है ना, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है, अदिश राशियाँ है ना। डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम, वर्क डन, ये सब है ना स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है भाई। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का निरूपण। कोई भी सदिश है, उसको हम कैसे निरूपित करेंगे भाई, तो इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन उसका। तो लिखिए, देखिए हमने यहाँ दो चीज़ें की है कि जो भी वेक्टर होंगे उसमें दो चीज़ें होगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो रिप्रेजेंटेशन में एक तो आपको एक लाइन सेगमेंट होगी बेटे, मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना, ये रेखाखंड है ए बी। तो एक तो होगी लाइन सेगमेंट और दूसरा होगा इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। तो ये हमने मान लिया भैया, ये है ए टू बी, ये हमने सपोज कर लिया इसकी डायरेक्शन है ए टू बी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग लिखेंगे बेटे, एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, इसको सिंपली ए वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर, ए वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या ए को डार्क बना देगा बेटा, वो ए को डार्क बना देगा। तो डार्क बना दिया तो ये वेक्टर है, लाइट बना दिया तो ये स्केलर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह वेक्टर की एक डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु, बी एंड पॉइंट अंत बिंदु, ए टू बी उसकी डायरेक्शन है, दिशा है बेटे, है ना। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वेक्टर में ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो होती है उसका मैग्नीट्यूड, मापांक, मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, या सिंपली इसको ए कर देंगे लाइट वाला। तो ये कहलाता है लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ कहलाएगी। ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर केस में, वो उसकी
लेंथ है, उसकी मैग्नीट्यूड है, उसका मापांक है। बोलो भैया। तो हमेशा किसी वेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो नोट में लिखते चले जाएंगे, नोट में लिखते जाएंगे भाई, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। यदि हम डिटेल में इसी में बहुत सारी कहानियाँ लिखते चले गए ना, तो पता लगा कि हमारे लेक्चर्स यहीं पर है ना 8-10 बन गए, जबकि हमें कितने लेक्चर में कंप्लीट करना है इसको? 6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें वेक्टर आ गया बेटी, रिप्रेजेंटेशन आ गया, उसके बाद में आ गया इसके अलजेब्रा, है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, डिवीजन नहीं होता है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की। वो सब चीज़ें यहाँ पर हमने 6 लेक्चरों में मैक्स टू मैक्स जो है पढ़ लेना है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप नोट लिखते जाइए बेटे। द मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखो बेटे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। किसी सदिश का मापांक सदैव अऋणात्मक होता है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटे? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 हो सकता है बेटे, है ना। तो किसी भी सदिश का मापांक सदैव अऋणात्मक होता है। अऋणात्मक का मतलब ये हुआ या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एवरी वेक्टर हैज़ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म। प्रत्येक सदिश के 3 महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। एवरी वेक्टर हैज़ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी सदिश के 3 महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं बेटे? तो एक तो होता है ए से बी तक की डिस्टेंस, मतलब लेंथ, लंबाई, है ना। तो 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 आता है लेंथ, या इसको कहें मापांक, ठीक है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर, है ना। तो ये पहला गुणधर्म हो गया कि भाई प्रत्येक वेक्टर का कुछ न कुछ लेंथ होती है। चाहे वो लेंथ हम इनिशियल और एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया तो हो सकता है मे बी कि 0। एवरी वेक्टर हैज़ 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 लेंथ, है ना। नंबर 2 जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। नंबर 2 बोलते हैं सेंस, है ना। सेंस मतलब डायरेक्शन। नंबर 2 होता है सेंस। एवरी वेक्टर हैज 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 लेंथ हो गया, नंबर 2 दिशा हो गई, सेंस हो गया। तो दिशा से ही समझ में आ गया भैया कि सेंस होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। फ्रॉम इस पर्टिकुलर में ए टू बी, ए से बी की ओर, इस पर्टिकुलर में जो ऊपर बनाया ये कहलाती है सेंस या डायरेक्शन। और नंबर 3 जो जनरली यहाँ दिख नहीं रहा है, ये जो वेक्टर है ए बी, ये किसी न किसी लाइन का एक पार्ट है या इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। वो कहलाती है इसकी सपोर्ट। क्या कहलाती है? सपोर्ट, आलम्ब, सपोर्ट, है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना। सपोर्ट कुछ नहीं है, ये वेक्टर जिस लाइन का पार्ट है, लाइन सेगमेंट का पार्ट है, वही उसका क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। तो लिखिए द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच AB इज अ पार्ट। अनलिमिटेड लेंथ की वो लाइन जिसका ए बी एक भाग है वो कहलाता है सपोर्ट। अनंत लंबाई की वो रेखा जिसके लिए ए बी उसका एक भाग है, पार्ट है, वो कहलाता है उसका सपोर्ट। ठीक है,
तो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है भैया वेक्टर में। नंबर 1 लेंथ होती है, नंबर 2 सेंस होता है। लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, सेंस को बोलते हैं डायरेक्शन, सपोर्ट को बोलते हैं बेटे वो वेक्टर जिसका पार्ट है, जिससे वो बना हुआ है ना, वो लाइन सेगमेंट या लाइन। ठीक है बेटे, बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप से उसको यूज में लेना सीखेंगे, है ना। 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटे। लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। लग जाए थोड़ा सा टाइम लग गया कोई बात नहीं, लेकिन हमें चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं ना, जनरली जितने टाइप्स के होते हैं वही लिखेंगे, है ना। नंबर 1 जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। शून्य या हाँ शून्य सदिश ही लिख लो हिंदी में, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर होता है भैया जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। तो लिखो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़ीरो, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका मापांक जीरो हो शून्य सदिश कहलाता है तथा इसकी डायरेक्शन, दिशा कोई भी स्वच्छ दिशा हो सकती है। एंड इट्स डायरेक्शन इज एनी आर्बिट्री डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ये एनी आर्बिट्री डायरेक्शन ले सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट था बेटे। जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर, तो इसी को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डेट इज जीरो, है ना। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो वो कहलाता है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर, बिंदु सदिश, है ना। कुछ भी कहें, यही आपका इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। डायरेक्शन क्या होगी, तो एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, कोई भी स्वच्छ दिशा ली जा सकती है। ये पहले टाइप का हो गया जीरो वेक्टर। इसमें महत्वपूर्ण मैंने जो लास्ट में लिखा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एनी आर्बिट्री। ठीक है। दूसरा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। भैया जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो था, है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा, 1 होगा। तो लिखाओ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है ना। जनरली अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय ए कैप। एरो लगा के भी कैप लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कैप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कैप, कोई भी एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर होता है बेटे देन यूनिट वेक्टर होगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए कैप, ए कैप का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 ही आना है, ये 1 ही आना है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बेटे, तो आपको मिल जाता है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। नोट में लिखो यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। ये हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है बेटे। कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताना है तो यूनिट वेक्टर साथ में लगाना पड़ेगा। आप ऐसा समझें
ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी वेक्टर होंगे उन सब के लिए डायरेक्शन को हम लिखेंगे आई कैप। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। सपोज करो यहीं पर कोई पॉइंट आ गया बेटे PA00, ओ को हमने इनिशियल पॉइंट मान लिया तो OP एक वेक्टर हो गया बेटे। इसको लिखेंगे AI 0J 0K। AI ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है? टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। ए जो है उसका कंपोनेंट कहलाता है, घटक कहलाता है ना, AI वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ पर AI से हमने OP को रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A। तो J और K क्या है? ये डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं Y और Z के, J कैप K कैप। तो यूनिट वेक्टर्स के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के, और जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा दिशा सूचक होता है, हमेशा डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यदि मैंने दो वेक्टरों के सम के ऊपर भी कैप लगा दिया तो उनके सम की डायरेक्शन है वो, है ना। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो भैया, आप लिख लो इसके यूनिट वेक्टर जो है आई कैप है, तो इसके पैरेलल जितने भी होंगे सबके लिए आई कैप ही लिखेंगे। तो लिख लो यहाँ पर आई जे एंड के represent unit vectors along x, y and z axis respectively। I, J तथा K कैप x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होते हैं। मतलब उनके पैरेलल भी होंगे तो यही, वो भी होंगे तो यही सेम। बोलो भैया, है ना। तो मैं इससे रिलेटिव क्वेश्चंस अभी खूब सारे करवाऊंगा, इससे रिलेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, यूनिट वेक्टर से रिलेटिव, है ना बेटे। एग्जाम में आते भी हैं, आपको भी आना चाहिए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। आगे बढ़ो भैया। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, है ना, समदिश एवं असमदिश। लाइक वेक्टर्स नंबर 3, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। समदिश तथा असमदिश सदिश, ऐसे ही समझ में आ रहा है। लाइक का मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो। ऑल द वेक्टर्स हु सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन आर सेम, वो क्या कहलाते हैं? लाइक वेक्टर्स। वे सभी सदिश जिनकी दिशाएं एक जैसी हो वे सब कहलाते हैं लाइक वेक्टर। और अनलाइक, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है ना, विभिन्न होती हैं, वो असमदिश कहलाती है। ठीक है, विपरीत दिशा वाले असमदिश, अपोजिट भी बोल दो भले। तो जैसे मैंने लिखा बेटे, एक वेक्टर लिखा AB, दूसरा लिख दिया CD। अब इनके डायरेक्शन सेम है तो ये लाइक वेक्टर हो गए, है ना, लाइक पैरेलल है ये, है ना। अब यदि मैंने ऐसा लिख दिया बेटे कि एक तो हो गया आपका, और ये भी यहीं पे बना लेते हैं EF, तो AB एंड CD आर लाइक वेक्टर्स, AB एंड EF आर अनलाइक वेक्टर्स। इनके डायरेक्शन क्या है? सेम है, ये लाइक हो गए, ये अनलाइक हो गए। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, मापांक से मतलब नहीं है, केवल दिशा से ही मतलब है। ये कहलाते हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। बोलो भैया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा
इनमें अपने को अपनी एनर्जी खराब नहीं करना है। हाँ, पढ़ना तो है, एक बार रीडिंग तो इनकी सबकी लगाना है। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर हैविंग द सेम सेंस और पैरेलल, लिखो वेक्टर हैविंग द सेम सेंस और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर। वे सभी सदिश जो जिनका सपोर्ट समान है वो सब कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि भैया एक सपोर्ट के बहुत सारे वेक्टर बना लें, ए बी के बहुत सारे वेक्टर बना दें। यदि ए बी ए सी एक वेक्टर ले लिया, सी बी दूसरा वेक्टर ले लिया, तो ये कोलिनियर हो गए। ठीक है, ये कोलिनियर हो गए भैया। यदि पैरेलल की बात करें तो ये बना दिया एक सपोर्ट ए बी और ये सी डी बना दिया, ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए। अब मैंने यदि अपोजिट भी बना दिया बेटे, ए डेस बी डेस और सी डी, डायरेक्शन भले ही कोई दूसरी है लेकिन एक ही सपोर्ट के पार्ट हैं, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। जब फ्री वेक्टर की बात करेंगे तो ये कोलिनियर भी हो जाएंगे। क्या अंतर है कोलिनियर और पैरेलल में, पहचानने का अंतर क्या होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर ये वेक्टर कोलिनियर हैं। फॉर कोलिनियर ए सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी बी, ए सी जो है लेमडा टाइम्स सी बी है, मतलब कोई एक पॉइंट इनमें कॉमन है, तो ये कोलिनियर हो गए, है ना, कोलिनियर हो गए और पैरेलल तो है ना। लेकिन यदि ये वेक्टर की बात करूं, पैरेलल बट नॉट कोलिनियर, तो ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी डी। अब क्या अंतर है बेटे, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तब हम ये कहेंगे कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल वेक्टर से। पॉइंट कॉमन है तो एक ही लाइन पे हो गए, कोलिनियर हो गए, ए बी और सी पॉइंट कोलिनियर हो गए, लाई ऑन अ लाइन, एक ही रेखा पर हो गए, सररेख हो गए। और समांतर में ये दोनों अलग अलग लिख दिए। अच्छा, ये लेमडा क्या है, एनी रियल नंबर है, इसका मतलब है पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, ये भी हो सकता है, इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट भी हो सकती है जो मैंने नहीं बनाई है वहाँ पर। तो लेमडा कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक, यहाँ तक कोई ऐसा ज़्यादा कोई डाउट नहीं होगा, है ना, सबको समझ में आ ही रहा होगा। आगे चल के ये काम आ जाएगा कि भाई पैरेलल और इनमें क्या अंतर है। अभी एक फ्री वेक्टर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसमें जो सेम डायरेक्शन वाले थे वो लाइक पैरेलल थे, है ना। लाइक पैरेलल मतलब एक ही दिशा वाले, समदिश समांतर, विषम दिश समांतर मतलब जिनकी दिशाएं विपरीत हो लेकिन है समांतर। लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, ये इसी के अंदर आ चुके हैं भैया। मैंने उसको, है ना, बाद में बताया नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ठीक है, मुझे लगता है इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो भी नंबर रहा हो, है ना, नेक्स्ट डाल लो। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स से, है ना, सह प्रारंभिक सदिश, को इनिशियल
मतलब सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटे, इनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे। ऑल द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, एक ही पॉइंट से होके जाने वाले बी सी डी ये सब को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं, जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ए बी ए सी ए डी। मैग्नीट्यूड तो होगा ही वेक्टर का, मतलब अंत बिंदु तो होगा ही, प्रारंभिक बिंदु जो है वो सेम हो। ये को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। बोलो भैया, कोई दिक्कत है? को टर्मिनस वेक्टर जिनका अंत बिंदु सेम हो, को टर्मिनस वेक्टर। ये सब वे सदिश होते हैं जिनका अंत बिंदु एक ही हो भैया, ए बी सी सब ओ पे जाके खत्म हो रहे हैं। को टर्मिनस वेक्टर जिनका अंत बिंदु एक ही हो। सातवां, को प्लेनर समतलीय। समतलीय मतलब एक ही प्लेन में हो। वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, वे सदिश जो कि एक ही समतल में होते हैं, को प्लेनर कहलाता है। मतलब ये जिस वेक्टर के पार्ट होते हैं, सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट वेक्टर जिस प्लेन में होता है वो वेक्टर कहलाते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। लिख लो, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी कोप्लेनर if their supports are parallel to same plane, if their supports are parallel to same plane, वे सभी सदिश जिनके आलम्ब, आलम्ब मतलब सपोर्ट, किसी समतल के समांतर हो, वो कहलाते हैं कोप्लेनर। अरे सीधी सी बात है भाई, लाइन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में स्थित होने वाले वेक्टर्स कोप्लेनर। ज़्यादा उसमें घुसोंगे तो यह भी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक वेक्टर, क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऋणात्मक वेक्टर लिखो भैया जल्दी से, है ना। द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज डेट ऑफ अ वेक्टर बट डायरेक्शंस अपोजिट, वो कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर। जैसे मैंने लिखा बेटे, ए बी एक वेक्टर है जिसको हमने ए वेक्टर लिखा बेटे, ए बी को हमने लिखा ए वेक्टर, तो डायरेक्शन यदि बी से ए कर दें तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर हो गया बेटे, माइनस ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। मापांक सेम होता है लेकिन दिशाएं विपरीत हो तो उन्हें ऋणात्मक सदिश कहेंगे। व्युत्क्रम इनवर्स वेक्टर, है ना, ये बस जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाएं ताकि हम लोग, है ना, आगे वेक्टर में पढ़ पाएं। रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम सदिश, देखो भैया इनके डायरेक्शन वगैरह सब सेम है, ये केवल इनका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होता है, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होता है। तो लिख लो, अ वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन बट
मैग्नीट्यूड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ऐसे सदिश जिनकी दिशा सेम है लेकिन मापांक व्युत्क्रम है। ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए हो गया, ए इनवर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स वेक्टर होता है 1 मैग्नीट्यूड ए। ये इसका रेसिप्रोकल वेक्टर कहलाता है। बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये है हमारे सिलेबस में। यूनिट वेक्टर खुद का ही रेसिप्रोकल होता है। यूनिट वेक्टर इज ए रेसिप्रोकल टू ईच इटसेल्फ। ये खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, सब याद रखना पड़ेंगे। आखिरी है भैया अपनी इसको, अब अलजबरा पे जाएंगे इसके बाद। हाँ, ये 10th वाला पॉइंट है तो इम्पोर्टेंट है ना। लिखिए लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। लोकलाइज, हाँ एल है ना, टी नहीं। लोकलाइज एंड फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर इंपॉर्टेंट है। लोकलाइज को हिंदी में बोलते हैं बेटे, मतलब स्थानीकृत। लोकलाइज मतलब स्थानीकृत सदिश एंड मुक्त सदिश। स्थानीकृत में ये होता है कि भैया उनकी पोजीशन फिक्स होती है। लोकलाइज में क्या होता है, पोजीशन फिक्स होती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उठा के नहीं ले जा सकते, तो वो कहलाते हैं लोकलाइज्ड। जैसे मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया ए को, तो ये लोकलाइज वेक्टर हो गया। लेकिन ए पॉइंट यदि फिक्स नहीं है, अपने समतल में कहीं पर भी जा सकता है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, दिशा बदले बिना, तो वो कहलाता है फ्री वेक्टर, मुक्त सदिश। फ्री वेक्टर मुक्त सदिश है ना। एग्जाम्पल के लिए यदि हम फोर्स अप्लाई करें किसी पार्टिकल पर, तो ये कौन सा है, लोकलाइज्ड है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे ही करेंगे, तो ये कहलाता है लोकलाइज्ड। ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा वो सब कुछ। ठीक है, चलो, तो ये फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर, मैथ में हम जितने भी पढ़ते हैं वो सब पढ़ेंगे हम लोग फ्री वेक्टर्स। जैसे एक छोटे से 2 एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछूं कि एक समतल है, प्लेन है, इसके ऊपर कितने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। हाउ मेनी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर ड्रॉन ऑन दिस प्लेन। किसी समतल पर कितने लंबवत एकांक सदिश, मतलब मापांक तो मैंने एक ही कर दिया, मतलब सपोज करें ये 1 मापांक है, मैग्नीट्यूड 1 मान लिया चाक का, तो इसके ऊपर कितने यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहोगे अनंत सर ये कितने भी रखो लाइन। यदि मैं फ्री वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये सब सेम है, इसको यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, कहीं पर भी ये सब ऑल आर सेम। लेकिन हाँ, ये और ये 2 डिफरेंट है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो किसी समतल के ऊपर कितने एकांक सदिश बनाए जा सकते हैं, लंबवत। किसी समतल पर कितने लंबवत एकांक सदिश बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर ड्रॉन टू द प्लेन, तो कितने, 2, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन ठीक इसका उल्टा यदि आपसे ये पूछ लेते हैं हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स
हाउ मेनी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन लाइन सेगमेंट। ये लाइन के ऊपर कितने, तो लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट, इसकी डायरेक्शन ये घुमाते गए तो डायरेक्शन बदलती चली गई तो अनंत बन गए, है ना, इनफाइनाइट बन गए। यदि किसी लाइन के ऊपर लंबवत एकांक सदिशों की संख्या पूछें तो वो अनंत है। भैया ये हो गया, दिशा बदल गई, भाई मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन बदल गई, है ना। लेकिन किसी समतल पे दो ही होंगे, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, क्योंकि एकांक सदिश की बात की है मैंने, परपेंडिकुलर एकांक सदिश की बात की है, परपेंडिकुलर सदिश की नहीं। परपेंडिकुलर सदिश तो अनंत है, ये इसकी लंबाई छोटी बड़ी करके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एकांक सदिश एक ही होगा हमेशा, लंबवत ऊपर और एक नीचे दो होंगे प्लेन पे। चलो भैया, है ना, ये लोकलाइज और फ्री वेक्टर की बात कर ली हमने। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि फिक्स्ड है, उसी समतल में फिक्स्ड है। उसके रिस्पेक्ट में यदि किसी वेक्टर की स्थिति जानना है तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये एक वेक्टर है ए बी, ए से बी, यदि इसकी स्थिति मुझे जानना हो, है ना, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ए पॉइंट को मान लेता हूँ फिक्स, या बी को मान लेता हूँ, या फिर इस लाइन सेगमेंट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है उनमें से किसी को भी मान लूँ, या ये एक जिस समतल में है उस समतल में से कोई एक पॉइंट मान लूँ वो ये फिक्स्ड। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा फिक्स पॉइंट की, ओके। तो स्थिति सदिश में हम ये कहेंगे कि भैया ए बी वेक्टर को हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। अभी आगे चल के ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे, उससे ही आ जाएगा। ए से बी तक जाना है, ए बी तो ए ओ और ओ बी। ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओ ए हो जाएगा, तो ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर है, उसको स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो फिक्स पॉइंट ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई भी बिंदु हो सकता है, या फिर इस समतल में जिसमें ये ए और बी स्थित हैं, ए बी वेक्टर स्थित हैं, उसमें कोई भी पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है ना। और नहीं करना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं ओ ए, हाँ भैया ये फिक्स्ड, तो ए वेक्टर जिसको आर वेक्टर लिखा है ये खुद ही स्थिति सदिश बन गया, ठीक है। यदि ओरिजिन 0 0 0 है तो उसी को मान लो, कोई दूसरा लेना है तो कोई दूसरा भी लिया जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। पोजीशन वेक्टर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। लास्ट पॉइंट और पढ़ लो भैया, 11 अच्छे नहीं लगते हैं, एक डजन पूरे कर लो। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों की समानता, कि भैया दो सदिश इक्वल कब होंगे, समान कब होंगे, ठीक है। लिखिए इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, let A vector and B vector are two vectors, दो वेक्टरों की समानता माना कि A तथा B दो सदिश हैं, देन A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर, तब A वेक्टर बराबर होगा B वेक्टर इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, मतलब दोनों होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों के मापांक सेम होना चाहिए। नंबर 2, दोनों
क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सपोर्ट वेक्टर सेम होना चाहिए। दोनों के दिशाएं समान होना चाहिए और दोनों के मापांक समान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए, तभी हम कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेम वेक्टर इक्वल वेक्टर। ठीक है, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट ये भी कह सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि दो वेक्टर क्या हैं, सेम वेक्टर है, समान वेक्टर हैं। अब चूंकि पोजीशन वेक्टर से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन फार्मूले से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, मैं जस्ट गो थ्रू करता हूँ और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो कोप्लेनर में आगे चल के पढ़ लेंगे बेटे। ठीक है, इसके अलावा ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ लेंगे उसको अच्छे से, अदिश तीन त्रिगुणक में। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र दो होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। भैया एक कोई भी वेक्टर ए भी दे दिया है, ये दो पॉइंट होंगे, ए पॉइंट जो है उसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, एक पॉइंट सी है सी वेक्टर, वो ए और बी को सॉरी यहाँ कोई पॉइंट है सी, ये ए और बी को एम रेशो एन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सी पॉइंट ए और बी को एम रेशो एन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। रेशो कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस एम है ये एन है, इनका रेशो ये है, डिस्टेंस का रेशो ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी इक्वल टू एम बाई एन। मैं ए सी इक्वल टू ए सी एम है, बी सी एन है, ये नहीं कह रहा हूँ, है ना, उसका रेशो ये है। अब यदि मुझे सी के पोजीशन वेक्टर निकालना है बेटे, तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। एम टाइम्स बी वेक्टर, एन टाइम्स ए वेक्टर। कहने का मतलब है ओ सी वेक्टर को एम टाइम्स ओ बी, एन टाइम्स ओ ए, एम प्लस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेक्शन फार्मूला वही होता है, लेकिन यहाँ पर x के लिए, y के लिए, z के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इस वेक्टर में सब आ गए। और मिड पॉइंट के लिए if C is the midpoint of A and B, तो M और N दोनों सेम हो गए, तो OC A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 हो जाएगा। OC मतलब C वेक्टर। बोलो भी, ये कहलाता है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में ए बी को सी पॉइंट एम रेशो एन में एक्सटर्नली डिवाइड करना है। ए के पोजीशन वेक्टर पता है ए वेक्टर, बी के पता है बी वेक्टर, सी के निकालना है। ओ सी हम लिखेंगे एम बी माइनस एन ए, एम माइनस एन। वही सेक्शन फार्मूला जो हमने 2D में पढ़ा है ना, वही यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर है बेटे, स्थिति सदिश है। लिख लो
है ना। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो गया। हाँ, क्वेश्चन तो अभी आ ही रहे हैं बेटे, है ना, अभी इतनी हड़बड़ी में कुछ नहीं है ना। करवा देता हूँ, चलो लिखो। रफ कर देंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, फिर आगे चल के दूसरे ले लेंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the points whose position vectors 2a plus b vector and a vector minus b vector in 2:3 internally. Find the position vector of a point which divides the line segment joining points whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus b vector in 2:3 internally. उस बिंदु के स्थिति सदिश क्या होंगे जो कि रेखाखंड या सदिश लिखो, सदिश जिसके अंत बिंदुओं के स्थिति सदिश 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस b वेक्टर को 2:3 में अंतः रूप से विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है ना। डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया। 2a प्लस b, एक ये सी पॉइंट के निकालना है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो 2:3 में डिवाइड करता है। मैंने पहले ही बताया था 2 किधर लेना है, टूवर्ड्स फर्स्ट, 3 सेकेंड की तरफ। वो यहाँ पर कहीं है भैया, अभी समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी वेक्टर इक्वल टू कितना, 2OB, इधर वाले का इधर, 3OA 2 + 3। अब ये पोजीशन वेक्टर ही तो दिए, स्थिति सदिश ही तो दिए, मतलब यही दिया है कि OA वेक्टर ये है, OB वेक्टर ये है ना, बिंदु मतलब उसके पोजीशन वेक्टर। तो 2 टाइम्स OB 3 टाइम्स OA डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 6 7 8 8A माइनस 2 प्लस 3B डिवाइडेड बाई 5, या दोनों के डिवाइड में 5 लिख लो बेटे। ये C के पोजीशन वेक्टर हो गए, OC आ गया। 8/5A 1/5B वेक्टर, ऐसा कुछ भी दिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी दे दें, आपको यही सेक्शन फार्मूले यूज में लेना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको, है ना, स्थिति सदिश निकालने वाले, ठीक है, अभी करवाएंगे बेटे, अभी उतना उसमें भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें अभी। अब देखिए 3 डायमेंशनल सिस्टम में किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग अलजबरा पे आ जाएंगे, इसके एडिशन डिफरेंस पे आ जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे फिर। हेडिंग डालो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है।
वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल सिस्टम, त्रिविमीय निर्देशांक में किसी बिंदु का स्थिति सदिश या सदिश रूप में निरूपण। ये 3D का एक फेस ले लिया बेटे, है ना। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई भी एक पॉइंट लेंगे P, एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से उसकी कुछ न कुछ डिस्टेंस है। तो इस P पॉइंट को, OP वेक्टर को यदि हम लिखें तो हमें ये जो x है वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप लिखेंगे। माइनस आई माइनस जे माइनस के, एक्स के अपोजिट वाला होता है नेगेटिव वाला, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपोनेंट के साथ ही आ जाएगा। तो हम ओपी वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के। नंबर 1। अब यदि एक पॉइंट का निरूपण न कहें, किसी लाइन सेगमेंट का कर दे, किसी वेक्टर का कह दे भैया ए बी का, ये पॉइंट x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे। तो OA वेक्टर कितना हो गया भाई, x1 i y1 j z1 k कैप। OB वेक्टर कितना हो गया बेटे, x2 i y2 j z2 k कैप। तो AB वेक्टर निकालना यहीं से आ जाएगा। AB वेक्टर को हम लिखेंगे OB माइनस OA, मतलब AB वेक्टर को हम लिखेंगे x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k कैप। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 3D में AB का। 2 डायमेंशनल होगा तो जे के हट जाएगा बेटे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना भूल गए अपन, लिखा नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ OP, इसको मैग्नीट्यूड R भी बोलते हैं बेटे। यह R वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, यह सिंपली R जो मैंने लिखा है, ये होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो होगी रूट ओवर और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनके बीच की डिस्टेंस बेटे। तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये क्या कहलाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, ठीक है, या लेंथ ऑफ वेक्टर AB और लेंथ ऑफ वेक्टर OP जिसको R ऊपर लिखा हमने, है ना। तो ये 3 डायमेंशनल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। इसी में सेक्शन फार्मूले भी लिखेंगे। यदि कोई भी पॉइंट दे दिया है तो 3D में क्या लिखना है, सीधी सी बात है। ये पॉइंट दे दिया बेटे -1 1 2, B पॉइंट 1 2 3, और यदि AB वेक्टर निकालने को कहें तो OB माइनस OA, O को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ है, वो सब है। दिस माइनस दिस 2i, दिस माइनस दिस j 1j, दिस माइनस दिस 1k, ये AB वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कहे तो मैग्नीट्यूड AB वेक्टर अंडर रूट ऑफ 4 1 1, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना, उसके मापांक। तो किसी सदिश को यदि बिंदु दे रखे हैं तो कैसे लिखना, कैसे निरूपण करना, ये होता है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब भी मैं किसी वेक्टर की बात करता हूँ, जैसे OP वेक्टर कहा है मैंने, तो x y z जो है उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहाँ नोट में लिखो
इफ ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, यदि ओपी सदिश एक्स आई वाई जे जेड के हैं, देन नंबर 1 एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर कॉल्ड components of OP along x, y and z axis respectively। यदि x, y, z, हाँ, तब x, y, z को सदिश OP के x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश घटक कहेंगे। एक्स अक्ष, वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश क्रमशः घटक कहेंगे, कंपोनेंट्स कहेंगे। और यहाँ पर कंपोनेंट क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नंबर 2 एक्स आई वाई जे जेड के कैप, ये कहलाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। ये सदिश घटक कहलाते हैं अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष ये कहलाते हैं सदिश कंपोनेंट, सदिश घटक। नोट करो भाई। बोलो भाई बोलो, है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। है ना? बड़ी मुश्किल है। डायरेक्शन, रेशोज और कोसाइंस भी यहीं से निकलेंगे। पहला लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग है इसका, लेकिन जैसे ही डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट होगा ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेकिन हाँ, यदि ये नहीं पता है तो ज़रूर दिक्कत तो आएगी आएगी, समझ में नहीं आएगी ना चीज़ें। चलो मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ पहले। लंबा चलने वाला चैप्टर है भाई, है ना, इसलिए 1.5 घंटे पूरे ही लगेंगे इनमें। लिखिए, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड n, देन यदि सदिशें अशून्य सदिशें अशून्य सदिशें इस प्रकार की उसका मापांक n है। A is a non-zero vector of magnitude n, then ए वेक्टर एक अशून्य सदिश है इस प्रकार की उसका मैग्नीट्यूड n है, तब या एक काम करो, ऐसा लिख लो,
if A is a non-zero vector, अब मैंने मैग्नीट्यूड लिख ही दिया है ना, क्वेश्चन बदलना ही पड़ेगा। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, चलो ठीक है, आप मैग्नीट्यूड एन, देन फाइंड magnitude A vector if चलो ठीक है, अब बोलो भैया इसका आंसर। हाँ, क्वेश्चन एक तरीके से कुछ है ही नहीं। ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, आप मैग्नीट्यूड एन, देन फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो भैया करना क्या है, दे तो रखा है, तो आंसर क्या हो गया बेटे, एन खुद ही हो गया। तो एन के ऊपर मॉड आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड एन लिखा है तो भैया यही आंसर है। मॉड एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने लिख ही दिया है कि मैग्नीट्यूड एन। ऑप्शन में ऐसा देगा एन मॉड एन 0 नन, तो भैया एन ही है, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड ही लिख दिया ना। मैग्नीट्यूड नहीं लिखता तो हम मॉड लगाते। नंबर 2 लिखिए, इफ ए वेक्टर is a non-zero vector and is a non-zero unit vector, लिख लो, A vector is a non-zero unit vector and M is any scalar फाइंड मैग्नीट्यूड एम ए वेक्टर। नहीं, फाइंड एम। ए इज ए नॉन जीरो यूनिट वेक्टर, एक नॉन जीरो यूनिट वेक्टर है, और एम एनी स्केलर है। हाँ, क्या गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, हिंदी वजह से, हिंदी सोचने के चक्कर में इंग्लिश में गड़बड़ हो रही है। इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर सच डेट एम ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड एम। यदि एक अशून्य सदिश है, इस प्रकार की एम ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, तब एम का मान क्या होगा। क्या दे रखा है बेटे, एम ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर 1 है ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया बेटे, ठीक है। हमें ए की वैल्यू निकालना है बेटे, एम की वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, है ना। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक। प्लस माइनस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आ जाएगा बेटी। बोलो भाई, तब जाके एम ए जो है वो यूनिट वेक्टर बनेगा। चाहे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो चाहे मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो, दोनों चलेंगी। एम तो बाहर आ गया, एम बाहर आके मॉड एम बना बेसिकली, मॉड हटा के प्लस माइनस लगा दिया।
बोलो भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If a vector equal to 2i plus j m k cap, find m if a is a unit vector। यदि a एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तब m का मान क्या होगा? तो क्या दे रखा है बेटे? मैग्नीट्यूड a वेक्टर इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड a मतलब इसका अंडर रूट बेटे 4 + 1 + m स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर ली अपन ने, तो m स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना? -4। तो m की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नो रियल m पॉसिबल। ऑप्शन में देख लेना, कोई m का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है, जिसके लिए ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए बेटे, ये यूनिट वेक्टर हो जाए। ये एकांक सदिश हो जाए। नेक्स्ट लिखिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस के केप। इसका हमें क्या निकालना है बेटे? यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? इसका केप निकालना है। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वही रहेगी, एक ही, प्लस माइनस मत लगाना। हमें डायरेक्शन क्या चाहिए? एक ही डायरेक्शन चाहिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर √6, 2/√6i, 1/√6j, 1/√6k केप। केप नहीं लगाए तो है वो तो ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया बेटे। एकांक सदिश निकाल लिया। ओ लिखो। अभी तो बड़े सुंदर क्वेश्चंस करना है हमें, है ना? अभी तो हम जस्ट शुरुआत है। PV of position vector of the points A and B are -1 0 1, 2 -1 -2 respectively. Find the unit vector along BA वेक्टर। BA वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे बेटे? BA वेक्टर्स। AB वेक्टर तो OB माइनस OA, BA वेक्टर मतलब OA माइनस OB। पोजीशन वेक्टर जब भी पॉइंट दे पोजीशन वेक्टर में निकालना है। ये पोजीशन वेक्टर है बेटे,
ये पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर है, ओ ए है, और ये ओ बी है। ठीक है, तो यहाँ ओ बी माइनस ओ ए नहीं आएगा, बी ए वेक्टर चाहिए, तो ओ ए माइनस ओ बी, फाइनल माइनस इनिशियल। ओ ए ओ ये है, दिस माइनस 2i, दिस माइनस दिस प्लस जे, और ये 3k कैप। समझ में आ गया भाई? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, मतलब कैप लगा दूं। अंडर रूट ऑफ 14 सब में डिवाइड कर लेना ये यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ये हमने यूनिट वेक्टर लिखना सीखा। हम सम डिफरेंस जब तक नहीं सीख लेंगे तब तक और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले हम देख लेते हैं भैया टाइम क्या कहता है ना? हाँ, पढ़ लें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, सम और डिफरेंस, ताकि क्वेश्चन कर पाएँ या बोरिंग चीज़ ख़त्म हो जाए। तो पढ़ लो, चलो ख़त्म करते हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, दो वेक्टरों का सम है ना। बीज गणित पढ़ रहे हैं भैया, है ना। मैं जस्ट गो थ्रू कर देता हूँ, फिजिक्स में भी आप पढ़ ही चुके हो कि दो वेक्टरों का सम कैसे करते हैं। कोई भी एक वेक्टर दे रखा है बेटे, ए वेक्टर, प्लस करना है इसके साथ में बी वेक्टर को। अब इन दो वेक्टरों का सम करना है तो पहले वेक्टर का फाइनल पोजीशन और सेकेंड का इनिशियल कोइंसाइड कर दूं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं इसको। ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, ए बी, इसको बी सी नाम दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप नहीं तो। अब यदि इसका वेक्टर सम करना है बेटे तो वेक्टर सम होगा ए सी। तो ए सी वेक्टर हम लिखेंगे बेटे ए बी प्लस बी सी। ए सी वेक्टर को हमने लिखा ए बी को ए वेक्टर और बी सी को बी वेक्टर। इसी का एक होता है पैरेललोग्राम ब्लॉक वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज नियम। तो भैया ये कोई भी दो सदिश दे दिए हैं, सदिश ए और सदिश बी, तो पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। भाई ये बी सदिश है तो इसके पैरेलल जो भी बनाएंगे वो बी ही होगा, ये बी वेक्टर हो गया। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, है ना, और एंगल जो बन रहा है वो तो सेम है। ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो गया। तो इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वही आपका कहलाएगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया बेटे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नंबर 1। क्या हम दूसरा डायगोनल नहीं ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो भाई, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। ये लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल बी सी प्लस सी डी, या फिर ये तो ए से बी था ही, ये ए सी था, इधर से भी ए सी ले लो बेटे, तो ये होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई, वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है ना। तो ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कहलाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुजीय नियम। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टरों को यदि एडिशन करना है तो क्या करना है? कोई भी एक वेक्टर यदि दे रखा है a1i a2j a3k कैप, बी वेक्टर दे रखा है b1i b2j b3k कैप। अब यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है तो लाइक टर्म को सम कर दें, दोनों के कंपोनेंट्स को सम कर दें। तो a1 प्लस b1i a2 प्लस b2j a3 प्लस b3k कैप। यही चीज़ डिफरेंस में होगी, डिफरेंस में होगा तो डिफरेंस लगा देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सब पे स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदिश गुणन, है ना। ये तो आपने पढ़ा सम। अब डिफरेंस देख लो फटाफट। अंतर, डिफरेंस। भाई डिफरेंस करना है तो हम इसी से कर पाएंगे। मुझे यदि दो वेक्टर दे रखे हैं भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, और मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो मैं बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा। ये बी था तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो ए सी डेस ए बी प्लस बी सी डेस, तो ए बी तो हो गया ए वेक्टर प्लस, ये कहलाता है डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम अपोजिट में ले आते हैं। यदि ऐसे दो वेक्टर दे दे और डिफरेंस पूछें तो भैया करस्पॉन्डिंग का डिफरेंस, प्रोडक्ट में करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट नहीं होता है रे भाई, प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं इसमें। हाँ, स्केलर प्रोडक्ट में सारे नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कहलाता है सम एंड डिफरेंस बेटे। ठीक है। चलिए यार, ये सब और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, है ना, जैसे कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है भैया वेक्टर एडिशन, है ना, इसका एडिटिव इन्वर्स मिलता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, ये सब प्रॉपर्टीज़ है इनकी। ये सब पढ़ेंगे तो हो गया फिर तो कोर्स जल्दी, है ना। चलिए अब मैं इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटे, पोजीशन वेक्टर से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हमने, आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, है ना, पहला लेक्चर फटाफट देख लेना, पहला और दूसरा दोनों एक साथ ही निपटा देना भली, है ना, ताकि आगे बढ़ पाएँ। चलो भाई, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद।